हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल दरबार में ब्रज साहित्य का विकास। तो हम इसमें ये देखेंगे कि मुग़ल काल में ब्रज साहित्य के कौन कौन से वो कवि थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ की और अकबर के शासनकाल में वो कौन कौन सी भूमिकाएँ निभा रहे थे। ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्रज भाषा का अर्थ है ब्रज की भाषा। यह भाषा कृष्ण की भक्ति से जुड़ी हुई है। ब्रज भाषा उत्तर भारतीय भाषा का एक रूप थी जो हिंदी से बहुत मिलती जुलती थी। इस भाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में 14वीं शताब्दी से किया जाने लगा। इसे 1600 से लेकर 18वीं शताब्दी तक फारसी के साथ पूरे उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ब्रज भाषा की उत्पत्ति और प्रसार भाषा की सरलता और दरबारी संरक्षण का परिणाम था। मुगल साहित्य में फारसी को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन मुगल कुलीन वर्ग और सम्राट ने ब्रज भाषा ग्रंथों के निर्माण को करवाए। ब्रज भाषा के कवि छोटी और स्वतंत्र कविताएं लिखते थे जो आमतौर पर भक्ति या राजसी विषयों से संबंधित थी। मुगलों ने राजपूत राजाओं के साथ सहमति बनाकर साम्राज्य को मजबूत बनाने का कार्य शुरू किया, जो फारसी भाषा नहीं जानते थे और स्थानीय हिंदी भाषा बोलते थे। मुगल बादशाहों ने राजपूत राजकुमारियों से शादी करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदी भाषा को मुगल हरम में स्थान मिला। अकबर के बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां की माताएं दोनों भारतीय राजपूत थी। इस प्रकार अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदी कुछ मामलों में मुगल राजकुमारों की मातृभाषा बन गई, लेकिन फारसी प्राथमिक सार्वजनिक भाषा बनी रही। ब्रज कवियों के लेखन शैली की कुछ विशेषताएं थी, जैसे लिखते समय वह परिभाषाएं और उदाहरण दोनों प्रदान करते थे। ब्रज का उपयोग करने का एक और लाभ यह था कि इसमें फारसी अरबी शब्दावली के मिश्रण की अनुमति थी, जो संस्कृत जैसी भाषाओं में नहीं है। 16वीं शताब्दी में मथुरा और वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा का विकास हुआ। इस परंपरा में वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सूरदास उस काल के 8 कवि रत्नों में से एक थे, जिसका कारण उनकी व्यक्तिगत योग्यता थी। उन्होंने शाही संरक्षण से स्वतंत्र रहकर अपने लेख लिखे। वल्लभ संप्रदाय की वैष्णव वार्ताओं में सूरदास के प्रति अकबर की भक्ति का उल्लेख मिलता है। गोकुलनाथ ने अपनी रचना 84 वैष्णवन में मथुरा में अकबर और सूरदास की भेंट होने का जिक्र किया है। अबुल फजल की आईने अकबरी में संगीतकारों की सूची में सूरदास का नाम भी शामिल है। उनकी विख्यात रचना सुरसागर है। कहा जाता है कि सूरदास ने दरबार में शामिल होने के अकबर के अनुरोध को ठुकरा दिया था। यह घटना एक तरफ मुगल दरबार में ब्रज कवियों की मांग को दर्शाती है और दूसरी तरफ मुगल शासन के प्रति दिखाए गए प्रतिरोध पर प्रकाश डालती है। मुगलों ने राजनीतिक कारकों से ब्रज भाषा में रुचि दिखाई। आगरा में उनकी राजधानी वृंदावन और मथुरा हिंदू सांस्कृतिक केंद्रों के करीब स्थित थी। यह वैष्णव धार्मिक समुदायों का केंद्र था। अकबर के प्रशासन के महत्वपूर्ण सदस्य टोडरमल और मान सिंह वैष्णव संस्थाओं के संरक्षक थे। इसके अलावा टोडरमल अब्बुल फजल और यहाँ तक कि बीरबल को भी ब्रज में पद लिखने के लिए जाना जाता है। अकबर ने बीरबल को उनकी ब्रज भाषा की रचनाओं के कारण कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रज कविता सुनना और संगीत स्थानीय लोगों से जुड़ने का एक जरिया था। यहाँ तक कि अकबर को ब्रज भाषा में रचित ध्रुपद गीतों को सुनना पसंद था। विद्वान एलिशन बुश के अनुसार दरबार में ब्रज भाषा के उदय में योगदान देने वाले कारकों में मुगलों के राजपूतों के साथ संबंध, स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव, मुगलों की प्रारंभिक राजधानी आगरा का वैष्णववाद के केंद्र बिंदु वृंदावन और मथुरा के पास स्थित होना शामिल था। ब्रज बोली आगरा में बोली जाने वाली हिंदी से ज़्यादा अलग नहीं थी। बुश बीरबल को मुगल दरबार में मध्यस्थ के रूप में पेश करती हैं। उनका कथन है कि ब्रज भाषा के कवि मुगल दरबार की छाया छत्र में कार्य कर रहे थे। अकबर के दरबार में प्रमुख कवि कविराव गंग थे। कविराव गंग ने कई मुगल व्यक्तियों के लिए छंद लिखे। गंग ने कृष्ण
भक्ति के गीतों की रचना की जो अकबर के दरबार में बहुत लोकप्रिय हुए। इसके अलावा गंग ने अकबर, अब्दुल रहीम खाने खानन, राजकुमार सलीम, राजकुमार दानियाल, मान सिंह कछवाहा, बीरबल आदि के सम्मान में रचनाएं की। इनकी रचनाओं में सूफी मत के तत्व शामिल थे, जिसने मुगल दरबार में ब्रज साहित्य की महत्वता को बढ़ावा दिया। इनकी रचनाओं में कृष्ण गीत, सूफी गीत तथा ब्रज गीत शामिल है। अकबर के उमरा अब्दुल रहीम खाने खानन कला तथा साहित्य के महान संरक्षक के रूप में उभरे। वह प्रसिद्ध बैरम खां के बेटे थे। रहीम ने न केवल हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, बल्कि स्वयं भी अवधी तथा ब्रज भाषा में कविताओं की रचना की। उसने भी गंग की तरह मुक्त शैली में रचना की। भिखारी दास अपने ग्रंथ कवि निर्णय में यह दावा करते हैं कि रहीम ब्रज भाषा के एक स्थापित कवि थे। रहीम इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें अकबर के बेटे जहांगीर का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था और वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अपने दरबार में रहीम ने मध्य एशिया, ईरान तथा हिंदुस्तान के विद्वानों तथा साहित्यविदों को आमंत्रित किया। वह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिसमें से ब्रज काव्य की रचना भी एक थी। रहीम की साहित्यिक रचनाएं मुगलों और उनके स्थानीय हिंदू लोगों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। रहीम ने भारतीय शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि रहीम भारतीय संस्कृति के अनेक पहलुओं जैसे भाषाओं, वैष्णव भक्ति, भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ संस्कृत और हिंदी साहित्य से परिचित थे। केशव दास और गंग रहीम की तुलना हनुमान से करते हैं। जिस प्रकार हनुमान राम के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखते थे, उसी प्रकार रहीम अकबर के प्रति। गंग रहीम की दान दक्षिणा देने के लिए भी प्रशंसा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंग को भी रहीम का संरक्षण प्राप्त हुआ था। उसने रहीम की प्रशंसा में कई प्रशस्तियां लिखी थी। रहीम का पुत्र शाहनवाज इराज खान भी ब्रज भाषा का महान संरक्षक था। केशव दास की विख्यात ऐतिहासिक कृति जहांगीर चंद्रिका को भी इराज खान के संरक्षण में लिखा गया था। बुंदेलखंड की रियासत ओरछा 16वीं शताब्दी में ब्रज भाषा कविता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई और केशव दास को ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक के रूप में जन्म दिया। ब्रज साहित्यिक परंपरा के संस्थापक व्यक्तियों में से एक केशव दास मिश्र है। केशव दास विद्वान संस्कृत पंडित के परिवार से थे, लेकिन उन्होंने स्थानीय भाषा के लेखक के रूप में एक नए प्रकार का मार्ग चुना। केशव दास ने संस्कृत और दरबारी जीवन की भाषा को छोड़कर ब्रज भाषा की विनम्र हिंदी को अपनाया। केशव दास की रत्न भवानी ओरछा पर मुगल आधिपत्य से संबंधित है। यह मुगलों के प्रति ओरछा के स्थानीय नागरिकों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार ओरछा मुगलों के नियंत्रण में आया था, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं तथा भावनाएं थी। यह ग्रंथ बुंदेला शासक रत्नसेन की रण क्षेत्र में अकबर की सेनाओं के विरुद्ध वीरता की गाथा को दर्शाता है। केशवदास मुगल शक्ति के सम्मुख रत्नसेन की पराजय तथा समर्पण और रण से भाग जाने या लड़ते हुए मारे जाने के संबंध में रत्नसेन के असामंजस्य का वर्णन भी करता है। अंत में रत्नसेन लड़ते हुए मारा जाता है। उसके बलिदान और वीरतापूर्ण चुनौती के लिए अकबर भी उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन हमें तथ्यों की पुष्टि को लेकर सावधान रहना चाहिए। केशवदास मुगलों की ओर से रत्नसेन द्वारा बंगाल अभियानों में भाग लेने का उल्लेख नहीं करता है। हालांकि वीर सिंह देवचरित में दिया गया विवरण रत्न भवानी की घटनाओं के विपरीत दिखाई देता है, जिसमें रत्नसेन के बारे में कहा गया है कि वह अकबर की ओर से सेवा करता था तथा रत्नसेन की मृत्यु 1578 में अकबर की आक्रमणकारी सेना के हाथों नहीं हुई थी। रत्नसेन वास्तव में 1582 के बंगाल अभियान में अकबर के लिए लड़ते हुए मारे गए। अकबर के शासनकाल के शुरुआती आक्रमणों ने आम लोगों में नाराजगी और घृणा को भड़काया, जैसा कि केशवदास की कविता रत्न भवानी में परिलक्षित होता है। लेकिन केशवदास के बाद के कार्यों में घृणा का यह स्वर बरकरार नहीं रहा। उनकी रचना वीर सिंह देवचरित के अनुसार ओरछा और मुगल राजनीतिक संबंध बहुत जटिल था, क्योंकि प्रत्येक ओरछा भाई को एक अलग मुगल गुट का समर्थन प्राप्त था। केशवदास की आखिरी रचना जहांगीर चंद्रिका में मुगल सम्राट की तुलना राम या इंद्र जैसे हिंदू देव राजाओं से की गई है।
जो मुगलों को शासक के रूप में वैधता प्रदान करता है। विद्वान संध्या शर्मा के अनुसार केशवदास एक इतिहासकार कवि थे। वैधता के स्रोत के रूप में वंशावली बनाने के अलावा उन्होंने अपने संरक्षकों के लिए जनता का समर्थन जुटाने का काम भी किया। स्थानीय भाषा में राजधर्म की अभिव्यक्ति ने भी आम लोगों को राजत्व से परिचित करवाया। राजत्व को ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति माना जाता था। राजा न केवल पृथ्वी पर ईश्वर की छाया था बल्कि ईश्वर का अवतार भी था। केशवदास ने अपने संरक्षक को विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। कवियों का एक और महत्वपूर्ण योगदान मध्यकालीन भारत में राजत्व का धर्मनिरपेक्षीकरण था। मुगल सम्राटों को भगवान के अवतार के रूप में हिंदू देवताओं में शामिल किया जाता था। केशवदास जो वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले दरबार में रहते थे, उन्होंने जहांगीर को धार्मिक और पौराणिक विशेषताएं दी। मुगल सम्राट ने ऐसी छवियों के प्रयोग की भी अनुमति दी थी जो जनसाधारण की भाषा के माध्यम से विभिन्न सामाजिक लोगों तक पहुंच सकती थी। एलिसन बुश टिप्पणी करती हैं कि केशवदास ने अपने संरक्षक ओरछा राजा को दैव्य राजा राम के रूप में पेश किया और इस प्रकार मुगल दरबार में ओरछा राजा की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। केशवदास ने बादशाह जहांगीर की प्रशंसा में प्रशस्तिपरक काव्य भी लिखा। साहित्यकार कवियों का कार्य केवल बादशाह की प्रशंसा करना नहीं था। यह कवि कई प्रकार की भूमिकाओं का भी निर्वाह करते थे। वह मुख्यतः सलाहकारों के रूप में काम करते थे। उन्हें कूटनीतिक अभियानों में भेजा जाता था। वह संघर्षरत तथा स्थानीय समूहों के साथ राज्य के संबंधों को लेकर समझौतों में मध्यस्थता करते थे। ये कवि मौलिक रूप से विद्वान थे, किसी आधिकारिक पद को ग्रहण नहीं करते थे। वह मात्र सलाहकार या दरबारी के रूप में सेवारत रहते थे। केशवदास ओरछा राजाओं के लिए मात्र राजकवि नहीं थे बल्कि एक मित्र, सलाहकार और गुरु भी थे। मुगल संरक्षण ने ब्रज भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि फारसी मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनी रही, लेकिन फिर भी ब्रज भाषा का विकास होता रहा तथा स्थानीय स्तर पर सभी प्रशासनिक और राजस्व लेन देन दस्तावेजों की भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही। अतः जब अकबर ने फारसी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया और सभी दस्तावेजों को फारसी में रखे जाने को अनिवार्य कर दिया गया, तब भी गांव के स्तर पर राजस्व का लेन देन ब्रज भाषा में ही होता रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।